अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.5 करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक दो डेफिनेशंस कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। तो 6.4 तक तो हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस पढ़ा है, ठीक है। 6.5 हमारी जो है वो रिलेटेड है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप लोग क्या करते थे कि हर दूसरी टर्म में से उससे पिछली टर्म माइनस करते थे, तो जो आपके पास डी आता था वो सेम नंबर आता होता था। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप लोग क्या करोगे, हर दूसरी टर्म को उससे जो प्रीवियस टर्म है उसके साथ आपने डिवाइड करना है। तो डिवाइड करके जो आपके पास आंसर आएगा वो सेम नंबर आएगा, ठीक है। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में डी नहीं आपने लेना, आपने आर ले लेना है, ठीक है। चेंजिंग कर देना, डी को रिप्लेस कर देना आर के साथ, ठीक है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन इसने क्या लिखी हुई है, कहता है अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस। कहता है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस को कहते हैं फिक्स्ड इन विच ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म। पहली टर्म अगर आपके पास A1 है, उसके बाद जो सेकेंड वाली टर्म, कहता है ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म, पहली टर्म के बाद जो आपके पास टर्म आएगी इज फाउंड। वो कैसे आप लोग निकाल सकते हो, बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट आर। मतलब कि क्या आप लोग करो, अगर आपने A2 निकालना है, A2 आप कैसे निकाल लोगे, जो प्रीवियस टर्म है ना उसको आपने क्या करना है, प्रीवियस टर्म मेरे पास A1 है उसको R के साथ मल्टीप्लाई करके निकालना है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि आपने आर, जो मैंने स्टार्ट में समझाया, आर आपने कैसे निकालना है, हर दूसरी टर्म को पहली टर्म पे डिवाइड करके। तो देखिएगा यहाँ से हमें यही नजर आ रहा है कि ये A1 इस साइड पे आर के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो देखें हर दूसरी टर्म को पहली टर्म पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आर आ जाएगा। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की पहचान है, ठीक है। आपको वहाँ एक्सरसाइज ही बताएगा, आपने क्या करना है, पहले दूसरी टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म माइनस करके देख लेना है, ठीक है। और अगर आपके पास फिर तीसरी में से दूसरी को दो आप डी निकाल के, अगर इस तरह से आंसर बराबर नहीं आ रहा फिर आपने डिवाइड करके देख लेना, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये 6.4 तक किसी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आया, या 6.5 के बाद वाली एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आया, ठीक है। कहते हैं नेक्स्ट हमें बता रहा है कि लेट्स सपोज कि हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस तरह की होती है ना, A1 A2 A3 और करते करते AN तक जाते हैं, इसी तरह की आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। लेकिन इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपने nth टर्म कैसे निकालनी है, अभी हमने पढ़ा है कि आपने हर दूसरी टर्म को उससे पीछे वाली टर्म जो आपके पास होगी, देखिए ना, अगर आपके पास AN है तो इससे पिछली टर्म n-1 होगी ना, उसको आपने R के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो फिर आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आएगा, ठीक है। और R भी उसने बता दिया कि अगली टर्म उसको डिवाइड करना उससे पीछे वाली टर्म के साथ, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये जनरल हमें फार्मूला दे रहा है कि AN आपके पास कैसे आएगा, A1 R पावर n-1, ठीक है। यहाँ से निकाल के इंशाल्लाह जब हम लोग एग्जाम्पल्स और ये सारा फिर साथ जो है इस तरह की चीज़ें भी प्रूव करेंगे, पहले हम लोग एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर लें। अब हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ जो हमें इसने 6 दी हुई है, वैसे वो यूज़ इतनी नहीं हुई, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। कहते हैं इफ़ ईच टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या तो आपने मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, ठीक है। तो कहते हैं इफ़ ईच टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज मल्टीप्लाई डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। अगर आप किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, मेरे पास फॉर एग्जांपल G1 G2 G3 Gn, एक मेरे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसको चाहे आप किसी एक सेम नंबर, जैसे लेट कर लेते हैं कि k ही हमारे पास नंबर, उसके साथ चाहे आप मल्टीप्लाई कर लो, देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया, इस सारी को k के साथ मल्टीप्लाई किया, या आप डिवाइड कर लो, इसको भी k के साथ, इन सबको k के साथ डिवाइड कर लो, तो आपके पास जो आंसर्स आएंगे ना मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, वो भी आपके पास GP में ही होंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही आपके पास होंगे, ठीक है। कैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे, दूसरे नंबर को इस पहले नंबर पे आप डिवाइड करके देख लें, KG2 ओवर KG1, तो जाहिर है K से K कैंसिल हो जाएगा, G2 ओवर G1 आ जाएगा। तो मतलब कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके आपका आंसर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आना है। फिर आपको कुछ सवालों में देगा, लास्ट वाले क्वेश्चन में कहेगा ABC जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो आपने अगर ABC ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो उनका 1 ओवर भी काट देंगे तो वो भी आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके आए हुए हैं इसमें, ठीक है, हमने सॉल्व करने अभी एक्सरसाइज में। फिर कहता है कि अगर आपको दे देता है कि ABC जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो उनकी पावर्स भी ले लो, पिछले हमने उसमें देखा कि 1 ओवर काट लो फिर भी GP में है, और अगर आपको ABC दिया उनकी पावर्स AN BN सेम कोई एक पावर ले लो तो वो भी आपके पास GP में ही होगा। ये भी आपके पास अहम है, ये भी आपको यूज हुआ है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि 3 नंबर्स ABC आर इन GP।
तीन नंबर जो है उनको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप कब कहोगे, अगर दरमियान वाले नंबर का आप स्केयर ले लो, वो बराबर आ जाए पहले और तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करके। ये आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो है, इस एक्सरसाइज में तो नहीं यूज़ होगा, लेकिन नेक्स्ट वाली में 3-4 क्वेश्चन में आपका ये यूज़ होना है, ठीक है। फिर कहता है कि अगर आपके पास A1 A2 A3 जो है आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो उनके लॉग भी ले लो, तो वो भी आपके पास जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। अगर ये जो है GP में है, तो अगर आप उन्हीं के लॉग ले लेते हो तो वो AP में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक लास्ट वाली प्रॉपर्टी दे रहा है, टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडिंग ऑफ 2 GPs आर अगेन इन GP। कहता है आपके पास देखिए, एक मेरे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये है, एक मेरे पास ये, जाहिर इनकी जगह कुछ वैल्यूज होंगे, हम तो जनरल बात कर रहे हैं, तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर ले तो टर्म बाय टर्म, पहली टर्म को पहली टर्म के साथ, दूसरी टर्म को दूसरी टर्म के साथ, तीसरी टर्म को तीसरी टर्म के साथ, ऐसे करके बना लेते हो, तो वो भी आपके पास क्या होगा, GP होगा, ठीक है। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज थी, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग यूज़ कर लेंगे, लेकिन बहुत कम ज़रूरत इसकी पड़ेगी है, ठीक है। तो चलें हम लोग अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहता है फाइंड द 6th टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमें दी हुई है, इसमें हमें 3 टर्म्स दी हुई हैं और हमने 6ठी टर्म्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हमने ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखनी है, ठीक है। 3 टर्म्स दी हुई है, यहाँ 6ठी जो है वो हम लोगों ने फाइंड करनी है, इसलिए मैंने इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया हुआ है। अब आपको पता है अरिथमेटिक मीन हो या ज्योमेट्रिक मीन हो, पहली टर्म आपके पास A1 कहलाती है, तो ये मैंने लिख लिया। अब हमें पता है हमारे पास GM है, ज्योमेट्रिक मीन है, तो उसमें R होता है, D नहीं होता है। वो कैसे निकालते हैं, दूसरी टर्म को उससे पीछे वाली टर्म के साथ डिवाइड करके, ठीक है। तो जब हमने -3 को -6 पे डिवाइड किया, इनकी कटिंग की, तो 3 1s are 3 3 2s are 6, ये माइनस माइनस से वैसे काट जाएगा, तो 1/2 आपके पास आ गया। N लिखना है, लिखे नहीं तो रहने दें आप, ठीक है। अब हमने फार्मूला अभी हम लोग पढ़ के आए कि AN बराबर होता है A1 R पावर n-1, ये पूरी एक्सरसाइज में यही फार्मूला आपने यूज़ करते रहना है, ठीक है। अब हमने तो 6ठी टर्म फाइंड करनी है, 6 की जगह आपने n की जगह आपने 6 लिख दिया, और यहाँ भी n की जगह 6 लिखेंगे, तो 6 - 1 आपको 5 देगा। अब आपने याद कैसे करना है, अगर आपके पास यहाँ A6 है, A1 हर एक में आएगा, R पावर उसे एक आपने कम लिख देनी है। अब देखिए A1 का आपने ऊपर लिखा है आंसर -6 और R का आपने 1/2 लिखा है, तो वो हमने पुट कर दिए। उसके बाद -6 आपका ऐसे रह जाएगा, 1 पावर 5 लेंगे तो 1 नहीं आएगा, 1 को -6 से किया -6 आ गया, 2 पावर 5 लेंगे 32। अब आपने जो है 2 के टेबल के साथ कटिंग करनी है, 2 3s are 6, 2 1s are 2 और 2 6 are 12, तो 3/16 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 2, कहता है फाइंड द 8th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। वहाँ हम लोग 6 कर रहे थे टर्म फाइंड, अभी हमने 8th टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। और सीक्वेंस हमें दी हुई है 3 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब एंड सो ऑन। तो सोल्यूशन के बाद हमें जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी थी वो हमने लिखी। हमें पता फर्स्ट टर्म आपके पास A1 होती है, और R आपने कैसे निकालना है, दूसरी टर्म को उससे पिछली टर्म के साथ डिवाइड करके, ठीक है। अब देखिए 3 पावर 2 लेंगे तो आपके पास 9 आएगा, डिवाइडेड बाय 3, 3 3s are 9, तो R का आंसर आपके पास 3 आ गया, ठीक है। N रहने दें, इसको ना लिखें। अब आपको पता है AN = A1 + R पावर n-1, इसको भी आप लिखना छोड़ दें। अब आपको समझ आ गया कि मैंने 8वीं टर्म फाइंड करनी है, तो A8 जो होता है वो A1 R पावर, अगर यहाँ 8 है तो 7 आपके पास आ जाएगी। A1 का ऊपर आंसर 3 है और R का आंसर भी 3 है, तो 3 पावर 7, 3 पावर 7 लेंगे 2187 आएगा, और बाहर 3 था, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6561 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 8th टर्म का, A8 का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 2 4 8 एंड 2 5 6 1 2 8 6 4, मतलब सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंसेस है। 2 हमारे पास सीक्वेंसेस हैं, उनकी nth टर्म हमें जो है बता रहा है कि R इक्वल, मतलब इसकी nth टर्म आप लोग निकालेंगे, जैसे हम लोग ये nth वाला फार्मूला लगा कि इसकी nth टर्म निकालेंगे, इसकी भी nth टर्म निकालेंगे, उन दोनों को फिर आपने बराबर रखना है। जब बराबर रख लोगे फिर आपने क्या कर देना है कि n की वैल्यू फाइंड कर देनी है। सबसे पहले फर्स्ट सीक्वेंस हमारे पास क्या है, 1 2 4 8 एंड सो ऑन, ये हमारी फर्स्ट सीक्वेंस है। हमने तो nth टर्म फाइंड करनी है, तो हमें पता है ये फर्स्ट वाली टर्म आपके पास A1 है। R आपने कैसे निकाला है, दूसरी टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करके, 2 को 1 पे डिवाइड करके R आ जाएगा, ठीक है। और n हमने जो है ये आप यहाँ बेशक ना लिखें, AN = A1 R पावर n-1, A1 आपके पास 1 है और R आपके पास 2 है, तो आप देखें अब 2 पावर n-1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपके पास आ जाएगी। तो पहले सीक्वेंस से हमने nth टर्म निकाल लिया। अब सेकंड सीक्वेंस हमारे पास ये वाली थी, ठीक है। यहाँ से भी हमने क्या करना है कि nth टर्म निकाल लिया, तो ये हमारे पास A1, R हमारे पास कैसे आएगा, 128 को 256 पे डिवाइड करके, जब इनको डिवाइड करेंगे आपने कैलकुलेटर पे ऐसे लिखना
लिखना है 1/2 आपको आंसर दे देगा। अब हमने nth टर्म फाइंड करनी थी, उसका फार्मूला लिखा a1 हमारे पास 256 है और r जो है 1/2 है और उसकी पावर n-1 ऐसे ही ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने इसकी भी nth टर्म फाइंड कर ली। हमें कंडीशन दी हुई थी कि दोनों सीक्वेंस की nth टर्म बराबर है, तो मैंने लिखा एज गिवन nth टर्म्स आर इक्वल। ये चीज़ें लिख लोगे तो आपको भी समझ आएगी और पढ़ने वाले को भी समझ आएगी कि क्या ये बात कर रहा है, ठीक है। तो दोनों की nth टर्म्स, ये पहले वाली की nth टर्म का आंसर आया था 2 पावर n-1 और दूसरे वाली की nth टर्म का आंसर आपके पास ये वाला आया है, ठीक है। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, देखें इन दो टर्म्स को आपने वैसे रहने देना, पहले इसकी पावर को खोल लें, 1 पावर जितनी मर्जी ले लो 1 ही आना, 2 पावर n-1 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। इस साइड पे ये डिवाइड हो रहा है, जब दूसरी साइड पे आप ले जाओगे तो मल्टीप्लाई में लिखे जाएंगे दोनों, और यहाँ बस 256 आया ना, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आपके पास आएगा। अब हमने तो बड़ी दफ़ा पढ़ लिया हुआ है कि अगर आपके पास बेसिस सेम हो, ये बेस दोनों की 2 है, बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड करते हैं। ये हमने 9th में पढ़ा था ना, ऐसे करके a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n हो तो उसको m प्लस n लिख लेते, तो यही मैंने काम किया। इस पावर में मैंने प्लस कर दिया ये सेकंड वाली पावर, और 256 को 2 पावर 8 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 आपका कट जाएगा, n में n ऐड करेंगे तो 2n हो जाएगा, माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो ये -2 आपको देगा। प्लस माइनस करते हुए बड़ी रकम वाला साइन आता है, दोनों के साथ 1 के साथ माइनस माइनस का साइन, इसलिए मैंने 2 के साथ माइनस का साइन लगाया, इक्वल टू 8 आपके पास। नेक्स्ट -2 है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, प्लस का 2 आ जाएगा, 8 में +2 करेंगे आपके पास 10। साथ ही मैंने क्या किया, 2 साइड पे मल्टीप्लाई उसको डिवाइड करवा दिया, इनकी कटिंग करें तो आपके पास n का आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 था आपका ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी कितने आसान तरीके से हुआ, जैसे ही वो स्टेटमेंट लिखते हैं वैसे ही लिखते जाया करें, उसके बाद फिर आसानी हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स। पहले हमें कभी कह रहे थे n फाइंड करें, कभी हमें कह रहे थे 6ठी टर्म, कभी 8वीं टर्म। अब हमें क्या कह रहे हैं, अब कहता है आपने फर्स्ट 5 टर्म्स जो है इस सीक्वेंस की निकाल के देनी है, ठीक है। जिसके लिए कहता है मैंने आपको डिस्क्राइब क्या किया, a1 भी आपको दे दिया और r भी दे दिया। अब आपको कैसे पता चलेगा ये ज्योमेट्रिक मीन है या अरिथमेटिक मीन है। आपको पता है ज्योमेट्रिक मीन में r होता है, अरिथमेटिक मीन में r की जगह d होता है, तो r से समझ आ जानी चाहिए कि आपके पास ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है। इसकी हमने पहली 5 टर्म्स उसको बतानी है, तो हमने कहा गिवन में उससे हमें ये 2 चीज़ें दी हुई हैं। पहली टर्म तो हमारे पास a1 है, अब हमने a2 निकालना है, तो a2 का फार्मूला मैंने क्या बताया कि a1 हमेशा आएगा r की पावर, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आ जाएगी। a1 की जगह आपने 243 लिखा और r हमारे पास क्या है 1/3, 1/3 की 1 पावर लेंगे तो 1/3 ही आएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 81 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म भी आ गई, सेकेंड टर्म भी आ गई। अब हमने बाकी और 3 टर्म्स निकाल लिए, तो a2 फाइंड कर लिया। अब a3, तो a3 का फार्मूला हमने लिखा a1 r पावर, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ आपने 2 लिखना है, a1 की जगह उसकी वैल्यू जो कि उसने हमें गिवन की हुई थी, r हमने खुद निकाला है 1/3। अब 1/3 का स्केयर लेंगे, 1 का स्केयर लेंगे 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आपके पास आ जाएगी। 3 का स्केयर लेंगे 9, इनको कटिंग करें तो 27। इसी तरह आपने a4 निकालना है, a1 r पावर 3, a1 की जगह उसकी वैल्यू, r की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट की हुई। अब 1 का क्यूब लेंगे 1 आएगा, 1 को 243 से करेंगे तो ऊपर 243 ही आएगा। 3 पावर 3 लेंगे तो 27, इनकी कटिंग करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर आपके पास a5 है, वो a1 r पावर 4 होगा, a1 की जगह 243, r आपके पास 1/3 का की पावर 4। अब 3 पावर 4 लेंगे 81 आएगा, ऊपर 243 ही आप करें, इनकी कटिंग करेंगे तो आपके पास 3। तो 3 आंसर्स ये और 2 पीछे हमारे पास, एक हमने निकाला था, a गिवन था 243, 81, उसके बाद आपके पास है 27, 9, 3। ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड टर्म्स हैं, ठीक है। आप इसके आगे आपने टर्म्स भी लिख देना है, तो यही उसने कहा था आपने टर्म्स निकाल के देनी है। नेक्स्ट सेकंड वाला पार्ट हमें दे रहा है, कहते हैं a1 579 और r जो है -1/2 है, दोनों चीज़ें हमें दी हुई हैं। a1 हमारे पास है, ठीक है, ये पहले मैंने वही लिखा है जो गिवन किया, a1 है। अब हमने बाकी जो 4 टर्म्स हैं वो फाइंड करनी है, a2, a3, a4 और a5, ठीक है, और टोटल हमने 5 करनी थी। तो a2 का फार्मूला लिखा, a1 की जगह ऊपर से आपने देख उसकी वैल्यू और r की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। r में हमारे पास जो है माइनस b है, तो यहाँ माइनस पे आपने लगाना है। 579 को -1 से करेंगे तो -579 और डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। फिर इसकी जगह भी आपने माइनस जो है 1/2, a1 की जगह उसकी वैल्यू, r की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट की। 1 का स्केयर लेंगे, जाहिर ऊपर 1 है, इसको समझेंगे है ही नहीं है, 579 ऊपर वैसे आएगा, 2 पावर 2 लेंगे 4 आएगा। फिर आपने 4 वाले का फार्मूला लिखा, 2 पावर 3 लेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा, 2 पावर 4 लेंगे तो 16। तो पहला आंसर 579, फिर 579 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही करके आपके पास हमने जो है आंसर्स निकाल लिए। तो ये हमारे पास फर्स्ट वाली जो 5 जो है रिक्वायर्ड टर्म्स हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम लोग करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं,
कहता है फाइंड द 12th टर्म, आपने 12वीं रकम फाइंड करके देनी है ऑफ 1 प्लस अयोटा 2 अयोटा माइनस 2 प्लस 2 अयोटा। अब मुझे नहीं यहाँ से समझ आ रही है अरेथमेटिक मीन है ज्योमेट्रिक मीन है। तो अरेथमेटिक मीन में क्या करते थे, हर अगली टर्म में से उससे पीछे वाली टर्म माइनस करते थे। तो देखिएगा 2 अयोटा, इसमें से माइनस पिछली रकम करेंगे तो -1 माइनस अयोटा बनेगा। तो देखें 2 अयोटा में से अयोटा निकालेंगे तो अयोटा -1 आपका पहला आंसर आएगा। अब एक से थोड़ी पता चले, अब तीसरी में से उससे पिछली वाली भी माइनस करके देख ले तो -2 प्लस 2 अयोटा, इसमें से -2 अयोटा काट देते हैं तो ये प्लस माइनस काट देगा तो ये -2, तो दोनों आंसर्स बराबर नहीं आ रहे, तो ये आपके पास अरेथमेटिक मीन नहीं है। अब ज्योमेट्रिक मीन चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले तो लिखा हमारे पास ये हमें सीक्वेंस दी हुई थी 12th टर्म A12 हमने फाइंड करना है। अब A1 तो आपको पता है फर्स्ट वाली टर्म होती है। अब R देखते हैं, अरेथमेटिक मीन है तो ज्योमेट्रिक मीन होगी, तो R आपके पास कैसे होगा, दूसरी टर्म को उससे पीछे वाली टर्म के साथ डिवाइड करके आपके पास आना है। इसी तरह आप इसको काट लेना, इसके साथ डिवाइड, फिर यही आंसर आपके पास आना है। अब यहाँ एक इशू आपका क्रिएट हो जाए, हम तो 12वीं टर्म फाइंड करनी थी, हम लोग डायरेक्ट जो है A12 का फार्मूला लगा सकते थे, लेकिन हमने सीखा हुआ है जब भी आपके पास अयोटा जो होता है फ्रैक्शन में हो तो उसको हल करना पड़ता है, उसकी जो है आपके पास रैशनलाइजेशन करनी पड़ती है। तो मैंने यही टर्म लिखी, इसकी रैशनलाइजेशन की, जाहिर इसके कॉन्जुगेट क्या होगा 1 माइनस अयोटा, उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया। 2 अयोटा को 1 से करेंगे तो 2 अयोटा आएगा, 2 अयोटा को अयोटा से करेंगे 2 अयोटा स्क्वायर आएगा। नीचे देखें a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला आपके पास क्लोज होगा, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। अब ये 2 अयोटा, ऐसे ही अयोटा स्क्वायर की जगह जब आप -1 पुट करेंगे, देखें ना यहाँ -1 आप पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 1 2, तो यहाँ पर 2 बन जाएगा, ठीक है। ये 1 बेशक ना लिखे, 1 का स्क्वायर लेंगे 1 ही आएगा, अयोटा स्क्वायर की जगह फिर -1 आना है, एक -1 अयोटा स्क्वायर की वजह से और एक पीछे माइनस माइनस प्लस का 1 आपके पास बन जाएगा। ऊपर आपने 2 कॉमन लेना है तो आपके पास अयोटा प्लस 1 रह जाएगा, और 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 आपके पास आएगा। 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास R का आंसर 1 प्लस अयोटा आ गया। अब डिवाइडेड बाय में आपके पास अयोटा नहीं है, ठीक है। तो हमने तो 12th टर्म फाइंड करनी थी, तो A12 का हम फार्मूला लगा लेते, ऊपर बस हमने काम किया A1 और R फाइंड किया। तो A12 का फार्मूला होगा A1 R पावर 11, A1 का हमारे पास ऊपर आंसर था 1 प्लस यूटा, और R का आंसर भी हमने निकाला 1 प्लस यूटा, दोनों के आंसर सेम आए हैं, और इसकी पावर 11 थी, मैंने ऊपर पावर 11 लिख दी है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अगर बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 तो होगी ना, तो 1 में 11 ऐड करेंगे तो 12 आपके पास बन जाएगी। अब हमने फार्मूला ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा है पावर 2 का या 3 का, ये 12 पावर का हमारे पास कोई फार्मूला है, तो चाहे आप 2 का फार्मूला बना लें चाहे 3 का बना लें, 2 का बनाएंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। तो 12 को 2 × 6 लिख लिया है, 2 6 और फिर आपके पास क्या बन जाएगा 12 ही बन जाएगा। अब a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला था a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर लेंगे 1, फिर अयोटा का स्क्वायर, फिर प्लस 2 अयोटा की पावर 6 बन गया आपके पास। अब अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के बराबर होता है, बाकी मैंने कुछ नहीं चेंज की, बस अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 लिखा है। अब देखिए प्लस माइनस का जो 1 है आपका कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपका 2 अयोटा की पावर 6 बन जाएगी, ठीक है। अब आपने पावर को लैदा कर देना, 2 पावर 6 लेंगे तो 64 आएगा, और अयोटा पावर 6 आ जाएगी, ठीक है। 64 ऐसे रहेगा। अब अयोटा को खत्म करने की कोशिश करें तो हमें पता है अयोटा पावर 2 का हमारे पास बस आंसर होता है, तो अयोटा पावर 2 कैसे बनाएंगे, 6 को हमने 2 × 3 लिख लिया, अयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 जो है वो पुट करना है, -1 की पावर 3 लेंगे तो -1 ही आएगा, ठीक है, और -1 को 64 से करेंगे तो -64 जो है आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहता है, इफ़ द 4th and 9th टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर 54 and 13100 रिस्पेक्टिवली। जब रिस्पेक्टिवली का वर्ड यूज़ होगा तो जो पहला आपके पास 4th दिया हुआ उसका आंसर 54 हो जाएगा, और जो 9th जो सेकंड वाली का सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। सबसे पहले तो हमने ऊपर से इतनी स्टेटमेंट पढ़ी, वो डायरेक्ट हमने लिखी कि हमें गिवन में क्या है कि 4th टर्म मतलब A4 जो है वो 54 के बराबर है। A4 का फार्मूला जैसे हम लोग कहते हैं कि A1 R पावर n-1 है, तो A4 का फार्मूला आप ये वाला खोलेंगे तो A1 R पावर, अगर यहाँ 4 है तो 3 आपके पास इज इक्वल टू 54। फिर हमें A9 का आंसर ये वाला दिया हुआ, तो A9 का फार्मूला यहाँ खोल दे A1 R पावर 8 और इक्वल इसके आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आपने यहाँ लिखना है डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, ठीक है। तो आपने क्या किया कि ये इक्वेशन 2 को आपने ऊपर रख लेना है, इक्वेशन 1 को आपने नीचे रख लिया। अब कटिंग इसकी करें, A1 से A1 कट गया, R पावर 3 और यहाँ आपके पास 8 है, तो 8 में से 3 कैंसिल होगी तो R पावर 5 बच जाएगी। कैलकुलेटर पे इन दोनों को आप लिखेंगे तो आपको 243 मतलब 54 का टेबल जो है 243 टाइम्स पढ़े तो आपके पास 1310 आपके पास आ जाता है, ठीक है।
अब आपने यहाँ पावर 5 है, 2 काम आप लोग कर सकते हो। यहाँ तो दोनों साइडों पे जो है r पावर 1/5 ले लो। यहाँ पहले से 5 थी और इसकी यहाँ भी आपने 243 की पावर जो है 1/5 ले लेनी है। ज़ाहिर है 5 को ख़त्म करना तो 1/5 लेनी पड़नी है, तो यहाँ से 5 से कैंसिल हो जाएगा। अब 243 किस तरह से पावर 5 बन सकता है? आपने 2 की पावर 5 किसी चीज़ की पावर 5 करके देखे तो ये तो 32 दे रहा है, फिर 3 की पावर 5 करके चेक कर ले तो 243 आपके पास आ जाता है। तो आप अगले स्टेप में इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 3 पावर 5 जो होता है वो 243 होता है, और इसकी बाहर पावर जो है 1/5 है, तो 5 से 5 कैंसिल होगा तो आर का आंसर आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने काम कर लिया। कहते हैं फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड करनी है। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे फाइंड करोगे? A1 A2 A3 A4 को 3-4 टर्म्स फाइंड कर दोगे, वो आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाएगी। इसके साथ एक और चीज़ पूछ रहा है, कहता है आल्सो फाइंड इट्स जनरल टर्म, और आपने जनरल टर्म भी बतानी, मतलब कि ये वाली टर्म एन, इसको जनरल टर्म बोलते हैं ना nth टर्म को, तो यही टर्म भी आपने बता देनी है। तो कर लेते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आर भी हमारे पास आ गया है, ठीक है, आर आ गया, लेकिन अब आपको A1 चाहिए। तो इसी आर की वैल्यू को चाहे क्वेश्चन नंबर 1 चाहे क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दो तो आपके पास जो है वो A आ जाएगा। तो मैंने इसको किस में किया? पुट इन इक्वेशन 1 में। तो A1 हमारे पास ऐसे रहेगा, आर की जगह आपने 3 पुट कर देना है, इक्वल टू 54। अब 3 पावर 3 लेंगे 27 इज इक्वल टू 54। 27 इस साइड पर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 27 2 आर 54 होता है, तो A1 का आंसर 2 आ गया। A1 भी आ गया, आर भी आ गया। अब हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पहले फाइंड करनी है, फिर उसकी nth टर्म फाइंड कर देनी। तो A1 आ गया, अब आपने A2 निकालना है। तो A2 का फार्मूला आपने लिखा, मैंने भी सिखाया। A1 भी आपने निकाल लिया और ऊपर आपने R भी निकाल लिया, दोनों वैल्यूज पुट की, आपके पास 6 आंसर आ जाएगा। अब A2 के बाद आपने A3 फाइंड कर लें, एक और टर्म कर लें। A3 का हमने फार्मूला लिखा, उसमें वैल्यूज पुट की। 3 पावर 2 लेंगे 9 9 2 18, तो 3 कर लें। इस अगली भी एक करनी है तो कर लें। तो मेरे पास पहला आंसर आया था 2, अगला 6 और लास्ट वाला मेरा 18। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लेकिन उसने कहा था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म भी फाइंड करें या उसकी जनरल टर्म भी फाइंड करें। तो आपने कहना फॉर जनरल टर्म या फॉर nth टर्म। an होता है A1 r पावर n-1। A1 का भी हमने आंसर निकाला था, पीछे वो 2 आया था, ठीक है, और r का हमने आंसर निकाला था वो 3 आया था, उसकी पावर n-1। तो ये आपके पास जनरल टर्म हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ में भी आपके पास चीज़ें आई हुई थी। तो कहता है इफ़ ABCD आर इन GP, हाँ आपके पास ABCD ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो। तो प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था 1/A 1/B 1/C भी कर ले तो वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा, ये इनकी पावर्स भी ले लें तो वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। अब यहाँ एक और नया जो प्रॉपर्टी में इसने नहीं दिया वो यहाँ प्रूफ करवा रहा है। तो कहता है प्रूव दैट कि इनको माइनस भी काट लें तो वो भी आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा, मतलब A - B B - C C - D काट ले तो वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। तो हमने डायरेक्ट माइनस थोड़ी करना है, हमने तो जो है सवाल जिस तरह से काट रहे हो उसी तरह से इसको प्रूव कर देना है। तो सबसे पहले हमने कहा कि सिंस हमारे पास जो है ABCD, हमें ऊपर उसने बताया हुआ ना कि किस में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो चीज़ होती है उसमें हर अगली टर्म को उससे पीछे वाली टर्म के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास R आता है। तो B को A पे डिवाइड करेंगे तो R आ जाएगा, C को B पे डिवाइड करेंगे फिर भी R आएगा, D को C से डिवाइड करेंगे फिर भी R आएगा। ठीक है, मैंने क्या किया है, हर अगली को पिछली वाली पे डिवाइड करके तो मैंने R जो है 3 ले लिए हुए हैं। अब आपके पास जो है अगर हमने B का आंसर निकालना है तो A इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से B का आंसर आपके पास AR आ जाएगा। फिर जब आपने C का आंसर निकाला तो B इस साइड पे जाके तो BR बन जाएगा। B का पीछे आपने आंसर निकाल लिया ना, वो पीछे से दे के आपने यहाँ पुट कर देना है। R को R से मल्टीप्लाई करेंगे R², तो ये आपका C का आंसर भी आ गया। यहाँ से अगर आपने D का निकालना है तीसरे से तो आपके पास CR हो जाएगा। C का अभी हमने पीछे आंसर निकाला है AR², तो R² R से ये R जो है आपका ये वाला होगा, ठीक है। C की जगह आपने ये वैल्यू पुट की है तो AR³ हो जाएगा। तो BCD का आपके पास आपने आंसर से निकाल लिए हुए हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस चीज़ को आपने भी लिख के तो यहाँ से BCD के आंसर्स निकाले। अब अगली बात पे आते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट पे। अच्छा, यही आंसर्स अब मैंने तीनों पार्ट्स में यूज़ करने हैं, मैंने यहाँ तक आपने हमेशा ही करना है, तीनों पार्ट्स में करना है। अब पहले पार्ट की तरफ आते हैं। उसने कहा था A - B ये जो है ये तीनों टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो मैंने कहा नाउ इफ़, अगर ये जो तीनों टर्म्स हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हों तो आपको पता है ना कि हर अगली टर्म को उसे पीछे वाली टर्म के साथ डिवाइड करें तो आपके पास R आता है। तो करके देख लेते हैं, B - C को A - B पे डिवाइड करें। अब देखें BCD तीनों के आंसर्स हैं, तो BC
के आंसर जो है आपने पुट कर दिए। सिर्फ हमारे पास ए का आंसर नहीं है, देखिए बी, सी और डी का निकला है, तो बस आपने बी और सी की जगह उनके आंसर, ए का आंसर नहीं, ए को आपने हमेशा ऐसे रहने देना और बी की जगह उसका आंसर। ऊपर देखिए ए आर इसमें भी है, ए आर इसमें भी है, तो फर्स्ट वाली टर्म आपके पास हमेशा कॉमन आ रही है, मैंने करके देखी है ना। तो ए आर आपने कॉमन ले लिया, अब दोनों टर्म्स बाहर चलेंगी, यहाँ 1, यहाँ से आपका ए गया और ए का आर गया, तो ए का आर आपका अंदर रह जाएगा। नीचे वाले में से आपने ए कॉमन लिया तो 1 माइनस आर, तो ये देखिए जो कटिंग करके आपके पास आर, तो दूसरी टर्म में से आपने उससे पीछे वाली की तो आपके पास आर आ गया। इसी तरह से तीसरी को भी दूसरी पे डिवाइड करके देख लें, वाकई आर आता है। तो सी माइनस डी को बी माइनस सी पे हमने डिवाइड किया, सी डी बी इन चारों के आंसर हमारे पास हैं। यहाँ से आपने देख के जो है पुट कर देने हैं। ए आर स्केयर आप बाहर निकालोगे तो यहाँ 1 माइनस आर रह जाएगा, ए आर नीचे से कॉमन लोगे तो यहाँ भी 1 माइनस आर रहेगा, तो 1 माइनस आर से 1 माइनस आर, ए से ए और आर से आपने आर कैंसिल किया तो एक आर आपके पास रह गया। तो हमने देखा कि हर अगली को पिछली पे डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास सेम जो है उनका कॉमन डिफरेंस जो है उस जरूरी नहीं क्या आ रहा है, कुछ और भी वैसे आ सकता है, ठीक है, लेकिन सेम आना चाहिए। अगर यहाँ आ रहा है तो आर आना चाहिए, आर स्केयर है तो आर स्केयर आना चाहिए, अगर 2 भी आ रहा है तो 2 ही आपके पास आना चाहिए, तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब है ये वाकई ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो हमने लिख दिया हेंस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी आर इन जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। अब पार्ट नंबर सेकंड है, मैंने पहले ही बता दिया हुआ है कि आपने बी सी डी के आंसर निकाले हैं, मैंने पीछे बता दिया था, तो मैंने वो डायरेक्ट लिखे हैं कि एस बी सी और डी के आंसर हमने ये निकाल लिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है ये वाली चीज़ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होनी चाहिए, तो मैंने यही लिखा है इफ़ अगर ये वाली टर्म्स जो हैं आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो तो आपने हर अगली टर्म को पिछली टर्म पे डिवाइड करना है। तो बी स्केयर माइनस सी स्केयर को डिवाइड करें ए स्केयर माइनस बी स्केयर पे, ए के अलावा बी सी इन तीनों के आंसर्स हैं तो आपने आंसर्स पुट कर देने हैं। अब ये वाली चीज़ आप कॉमन ले लोगे, इन दोनों में से बाहर निकाल लोगे तो जाहिर ये बाहर चला गया तो यहाँ आपका 1 रहेगा, और इसमें से देखिए ना आपका ए स्केयर गया और आर स्केयर गया तो अंदर आर स्केयर आपका रह जाएगा। इसी तरह यहाँ इन दोनों में से आपने ए स्केयर कॉमन लेना, 1 माइनस आर स्केयर आपका रह जाएगा, ये इसके साथ काट गया, ये इसके साथ काट गया, तो आर स्केयर आंसर आया। अब पहले से कंफर्म तो नहीं ना होगा, एक और आप निकाल लें, उस तीसरी टर्म को दूसरी पे डिवाइड करके देख लें, वाकई ही ये पिछले वाला आर स्केयर ही आंसर आ रहा है, तो आपने जो है ऊपर से देख के वैल्यूज पुट की, कॉमन लिया, ये आपके पास इससे कैंसिल हो गया और ये पूरा कैंसिल हुआ, और आर नीचे स्केयर है ना तो ऊपर आपके पास 4 थी तो यहाँ आपके पास आर स्केयर रह गया, तो दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब है पार्ट नंबर सेकंड में जो उसने हमें टर्म्स दी हुई थी ये भी आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, क्योंकि हर अगली टर्म को पिछली पे डिवाइड करके हमने दो आंसर्स निकाल लिए, दोनों के आंसर्स बराबर आ रहे तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर थर्ड, वो भी कुछ इस तरह का दे रहा है कि अगर आप प्लस भी काट लेते तो क्या ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो पहले ही हमने ए बी सी और डी का पहले वाले फर्स्ट पार्ट के ऊपर ही हमने इसका आंसर्स निकाल लिए हुए थे। अब हमने कहना है अगर तो हमारे पास ये चीज़ें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो फिर अगली को उससे पीछे वाले के साथ डिवाइड करें। अब डिवाइड कर लिया, अब देखिए ऊपर बी का भी आंसर है, इस सी का भी आंसर है, ए का नहीं है वो हमने ए स्केयर वैसे लिखना है, और बी का हमने बस आंसर्स वहाँ से देख पुट किए। अब पहले इन दोनों में से आपने वैसे काम लेना है, ए स्केयर आर स्केयर हमने बाहर निकाले, ज़रा ये पूरी बाहर चलेगी तो यहाँ 1 रह गया, प्लस ए स्केयर बाहर चला गया, आर 4 में से आपने आर स्केयर कॉमन लिया तो आपके पास आर स्केयर अंदर रह जाएगा। ऐसे नीचे आपने कॉमन लेना है, ए स्केयर से ए स्केयर कैंसिल हो गया तो आपके पास आर स्केयर आएगा। तो ये तो हमने दूसरी को पहली पे किया था, अब तीसरी को आपने दूसरी पे करना है, ठीक है, मतलब सी स्केयर प्लस डी स्केयर को बी स्केयर प्लस सी स्केयर से आपने डिवाइड करना है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये चीज़ बन गई, आपने वैल्यूज पुट की, कॉमन लिया, उसके बाद आपने कटिंग करनी है तो ये पूरा काट जाएगा, लेकिन आर में आपके पास 2 पावर रहेगी। तो देखिए दोनों का आर स्केयर आंसर आया, तो इसका मतलब है पार्ट नंबर थर्ड में जो हमें प्लस में वैल्यूज दी हुई थी वो भी आपके पास ज्योमेट्रिक मीन में है। तो अब तक आपको समझ आ गई, चाहे प्लस अगर ए बी सी डी आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, उनको प्लस करो चाहे उनको माइनस करो, चाहे उनके स्केयर से एक उनको माइनस करो, तो आपके पास सारी चीज़ें जो हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है इफ़, अब ये बड़े मज़े का क्वेश्चन है, जैसा लिखा है मैंने वैसे ही सारा सॉल्व कर देना, बस आपने समझना है, गौर से इसको सुनना है। देखें कहता है अगर p प्लस क्यूथ टर्म, जैसे हम लोग कह रहे थे nth टर्म तो उसको a n लिख रहे थे, ऐसे p प्लस क्यूथ टर्म तो a की पावर p प्लस क्यू, ठीक है, ए का पावर नहीं, जो आपके पास सबस्क्रिप्ट है वो p प्लस क्यू, ठीक है। तो कहते हैं अगर p प्लस क्यूथ टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज m, अगर आप p प्लस क्यूथ टर्म लेते हो तो उसका आंसर m आएगा, और अगर p माइनस क्यूथ टर्म, अगर आप p माइनस क्यूथ टर्म लेते हो तो उसका आंसर आपके पास क्या है n हो। देन फाइंड द pth टर्म, तो आपने pth बतानी है।
उसने हमें पी प्लस क्यूथ और पी माइनस क्यूथ टर्म दिया, हमने उसको पीथ टर्म क्यू को ख़त्म करवाना है और पीथ टर्म उसको बतानी है। तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, ठीक है। अब आपने मल्टीप्लाई करना है इन दोनों इक्वेशंस को, ठीक है। तो जाहिर है राइट साइड जो है राइट साइड के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये इसके साथ, मतलब A1 आर पावर जो भी है ये मल्टीप्लाई होगी इस वाली के साथ, ठीक है। और लेफ्ट ये मेरे पास ये सच राइट हैंड था, ठीक है। तो राइट वाली साइड जो है m जो है वो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब राइट को राइट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए मल्टीप्लाई में बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, यहाँ भी A1 है यहाँ भी A1, तो जाहिर दोनों की पावर ऊपर 1 1 होगी तो 2 पावर बन जाएगी। यहाँ R की पावर आपके पास जो है ये वाली है, इसमें आपने प्लस कर देना ये वाली पावर, तो मैंने वैसे लिख दी और mn आपका वैसे आएगा। अब कटिंग करें, देखिए Q के साथ Q काट जाएगा आपके पास, तो P में P ऐड करें तो आपके पास 2P -1 आपको कितना देगा -2। तो हमने पीथ टर्म फाइंड करनी थी, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूथ टर्म आपकी वैसे ही ख़त्म हो जानी है, ठीक है। ये आपके पास इस तरह की कुछ चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ एक स्टेप कम किया, आप कैसे करेंगे, A1 का स्केयर यहाँ पावर 2 बनी हुई है, यहाँ आपने R की पावर जो है 2 अलहदा करनी है, तो दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले, तो अंदर P -1 रह जाएगा इज इक्वल टू mn। अब अगला स्टेप मैंने क्या किया, ये 2 जो है ना, देखिए अगर 2 आप नहीं लिखते तो A1 R पावर P -1 की होल पावर मैंने 2 लिख दी, ये 2 पावर मैंने होल स्केयर बना लिया हुआ है, और ये mn, और साथ ही मैंने अंडर रूट ले लिया। अब स्केयर उससे ख़त्म होगा तो आपके पास यहाँ A1 R पावर P -1 बचेगा और यहाँ अंडर रूट mn ही बचेगा आपके पास, ठीक है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखें अगर आपके पास nth टर्म होती थी तो उसमें A1 आता होता था और R पावर जो भी यहाँ होता था उस n -1 हो जाता था। अब देखिए ना A1 तो R है, R पावर P -1 है, तो यहाँ से पता चल गया पीथ टर्म होगी, तो AP आपके पास जो है अंडर रूट mn, यही हमने बताना है। तो उसने कहा था पीथ टर्म आप फाइंड करें तो वो हमारे पास बनती है अंडर रूट mn, यही मैंने लिखा इज रिक्वायर्ड पीथ टर्म। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर अभी तक क्वेश्चन की समझ आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, कहता है फाइंड 3 कंसेक्टिव नंबर्स। हमने 9th में पढ़ा था कंसेक्टिव नंबर्स कौन से होते हैं जो एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, मतलब 1 के बाद उसका कंसेक्टिव नंबर 2, 2 का कंसेक्टिव नंबर 3। ऐसे अगर हम लोग कहें 100 का कंसेक्टिव नंबर आपके पास क्या है, 101, 101, 102, ऐसे हमने कोई 3 नंबर्स लेने हैं। कहता है फाइंड 3 कंसेक्टिव नंबर्स इन जीपी, आपने 3 कंसेक्टिव नंबर्स बताने हैं जीपी में। अब कौन से हमें नहीं पता है, ज़रूरी नहीं कि आपके पास 1 2 3 होगा, कुछ भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम पहले लेट काट लेते हैं। अब 3 नंबर्स लेट हमने अरिथमेटिक मीन में सीखा था कि आपने दरमियान में A, उससे पिछला A - D और A + D, ये आपने 3 नंबर लेने हैं। लेकिन ये हमने 3 नंबर सीखे थे AP में, और ज्योमेट्रिक मीन में आपने फिर कैसे लेने हैं, ज्योमेट्रिक मीन में आपने याद रखने हैं कि A/R, A और AR, ठीक है। दरमियान में आपने यहाँ भी A रखना है, क्योंकि अरिथमेटिक मीन में आपके पास जो होता था वो कैसे करते थे, नंबर कैसे बनाते थे, हर नंबर में अगला जो है प्लस करके, और अगर पीछे वाला नंबर लेना तो मतलब A है तो A में अगर आप D ऐड कर दोगे तो अगला नंबर बन जाएगा, और अगर इसमें से D को माइनस कर दोगे पिछला नंबर बन जाएगा। अब जो मैट्रिक प्रोग्रेशन में तो डिवाइड करना होता है, तो आपके पास A है तो A को अगर R के साथ, अब D नहीं होता तब R होता है, उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो अगला बन जाता है, और अगर डिवाइड करें तो पिछला बन जाता है। क्यों, इसीलिए तो उसने डेफिनेशन में, अगर मैं आपको दिखाऊँ बुक पे डेफिनेशन में, उसने ये नहीं था कहा बस डिवाइड, उसने कहा था कि आफ्टर द फर्स्ट इज बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस नंबर बाय अ नॉन जीरो नंबर। उसने कहा था मल्टीप्लाई या डिवाइड, डिवाइड वाला मैंने आपको यहाँ समझा दिया था, तो आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाती है, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड का इकट्ठा वर्ड यूज करना है। जब मल्टीप्लाई करते हैं R के साथ तो अगली टर्म बनती है, और डिवाइड करते हैं तो पिछली टर्म बनती है। तो फिर आपने ये 3 नंबर सेलेक्ट कर लेने, इसी से आपने 3 नंबर्स बनाए हैं, ठीक है। बस याद रखना है कि जब अरिथमेटिक मीन होगी तो ये होना चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन होगी तो ये होना चाहिए, ठीक है। मैंने कहा आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमने 3 नंबर्स ये लेट कर लिए, ऊपर आपने लिखना है तो लिखे, नहीं लिखना तो फिर रहने दे। आपने यहाँ से फिर लेट कर लेना A/R, A/AR इन GP, ठीक है। आर 3 कंसेक्टिव नंबर्स इन GP, ऐसे करके लिखिएगा। कहता है हुज सम इज 26, इन 3 नंबर्स को अगर आप प्लस करते हो तो वो आपके पास कितना है, 26 है, ठीक है। तो मैंने 3 नंबर्स को प्लस किया 26 के बराबर। आप देखिए ऊपर तीनों के ऊपर A लिखा, मैंने A को बाहर निकाला तो जाहिर यहाँ 1/R प्लस A बाहर चला गया तो यहाँ 1 आपका बच जाएगा, और यहाँ से भी A बाहर चला गया तो यहाँ आपका R बच जाएगा इज इक्वल टू 26। R आपका एलसीएम बन रहा है,
एलसीएम ले लिया, यहाँ 1 नहीं रहेगा, आर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आर, और आर को आर से करेंगे, आर स्क्वायर जैसे एलसीएम लेते हैं वैसे इज इक्वल टू 26। इसको ना आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिएगा, क्योंकि ना हमारे पास ए का आंसर ना आर का आंसर, हम निकाल लेंगे अब किसी तरीके से। पहले तो हमने कंडीशन काट दी कि सम जो है 26 है एंड देयर प्रोडक्ट, इन्हीं 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 216 के बराबर आना चाहिए। तो देखें पहला, दूसरा और तीसरा नंबर तीनों का हमने मल्टीप्लाई किया है, हमारे पास 216 आ गया। अब देखिए आपके पास आर से तो आर ख़त्म हो जाएगा, तो ये तीनों ए आप आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ए पावर 3 हो जाएगी। अब यहाँ 3 पावर बननी है तो 216 की भी आपने 3 बनानी है। अब हमें कैसे पता है किसकी पावर बनेगी, 2 पावर जो है हम लोग 3, ये आपके पास है ना 3, तो 2 पावर 3 लिखा तो 8 बनेगा, फिर 3 पावर 3 लिखा तो हमें पता है 27 बनेगा, 4 पावर 3 लिखा तो हमारे पास 64 बनेगा। हमने कितना बनाना है, 216 बनाना है। फिर आपके पास 5 पावर 3 लिखेंगे 125 बनेगा, 6 पावर 3 लिखेंगे तो आपके पास 216 बन जाता है। तो हमने इसको लिख लिया 216 को 6 पावर 3, आपने चेक करते रहना तो आपको समझ आ जाएगी। अब ये 3 पावर आपने ख़त्म करनी है तो उसके लिए 1/3 लेनी पड़नी है दोनों साइडों पे, तो ये 3 से ख़त्म, ये 3 से। अगर आप देखें ना ऊपर 3 पावर आप भी 3 ले रहे हैं तो 3 3 = 9 हो जाता है, आपको 1/3 लेनी पड़ती है, फिर 3 1 = 3, ऊपर 3 बन जाता है, डिवाइडेड बाई 3 तो कटिंग हो जाती है, ठीक है। तो एक आंसर आपके पास 6 आ गया। इसी आंसर को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो यहाँ आपके पास बस ए लिखा हुआ था, यहाँ मैंने 6 पुट कर दिया, बाकी मैंने वैसे रहने दिया है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, ये 6 जो है आपका इस साइड पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इसको दूसरी साइड पे आपने डिवाइड करवा देना है, तो 26 डिवाइडेड बाई 6 बन जाएगा। अब इसकी कटिंग आपने करनी है, तो यहाँ आप 2 3 = 6, 2 1 = 2 और 2 3 = 6, तो 13/3 आ जाएगा। 3 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ डिवाइड हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 को 1 के साथ करेंगे 3 आएगा, फिर 3 को r के साथ करेंगे, फिर 3 को r स्क्वायर से करेंगे, और ये वाला r जो है इसको 13 के साथ काट दें तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। अब ये 13r भी जब आप इस साइड पर उठा के लेके आओगे, आपने अब इसको तरतीब में लिखना है, पहले r स्क्वायर वाली लिख लें 3r स्क्वायर, अब फिर आपने r वाली लिखनी है, तो ये 3r है और यहाँ से -13r, 13r भी इस साइड पे आएगा, तो 3 में से 13 निकालेंगे तो -10r और +3 आपके पास आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आप जो है इसके जोड़े बनाएं, 3 3 = 9 और यहाँ से तो आपके पास 9 आ रहा है, दरमियान में आपने 10 बनाया, तो 9 1 = 9, 9 का 1 के साथ जोड़ा बना लेना आपने। इन दोनों में से आपने 3r कॉमन लिया तो अंदर r -3 रहेगा, यहाँ से -1 आपका कॉमन आता है तो r -3 आपका यहाँ अंदर आ गया। अब दोनों में से r -3 कॉमन आ रहा है तो अंदर ही जाहिर ये आपने बाहर निकाल लिया, तो 3r यहाँ बच जाएगा और इस टर्म में से -1 बच जाएगा। यहाँ से आपने दोनों की इक्वल टू 0 रखना है, r का आंसर यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ से आपने -1 को दूसरी साइड पे लेके जाओगे, प्लस का 1 3 इस साइड पे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो r के हमारे पास 2 आंसर्स आए हैं। अब उसने हमें कहा क्या था क्वेश्चन में, हमारे पास हमारे माइंड में वो चीज़ होनी चाहिए। उसने कहा था फाइंड 3 कंसेक्टिव नंबर्स, 3 नंबर्स फाइंड करें, तो तीनों नंबर तो हमने ये लेट किए हुए हैं। ए का आंसर तो हमारे पास जो है आ गया हुआ था, स्टार्ट में ही 6 आ गया हुआ था, लेकिन आर के हमारे पास जो आंसर है वो 3 आ रहे हैं, आर के आंसर हमारे पास 2 आए हैं, 3 नहीं आए हैं, तो यही नंबर्स हमने फाइंड करने, तो 2 दफ़ा हमें आपको फाइंड करने पड़ेंगे। देखिए ना आर के आंसर 3 भी आ रहा है और 1/3 भी आ रहा है, तो मैंने कहा व्हेन r = 3 और a का तो एक ही आंसर 6 आया था एंड a = 6, यहाँ भी आपने a = 6 भी लिख लेना है। तो r = 3 पहला नंबर हमने a/r, दूसरा a और तीसरा ar रखा हुआ था, तो a और r की जगह आपने उनकी वैल्यूज पुट कर देनी, तो यहाँ कटिंग होगी 2 आ जाएगा, a का आंसर 6 ही था, यहाँ मल्टीप्लाई होना तो 18 आ जाएगा। इसी तरह r की जगह आपने 1/3 भी पुट करेंगे, तो जाहिर डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएंगे तो रकम उलट हो जाती है, 3/1 बन जाएगा, तो 6 3 = 18, यहाँ आपके पास 6 और इनकी कटिंग करोगे 3 2 = 6, तो यहाँ से 2, तो देखें यहाँ से जब आप r की जगह 3 पुट किया 2 6 18 आपके पास बन रहे हैं, और जब आपने 1/r की जगह 1/3 पुट किया तो 18 6 और 2 आपके पास, तो आपने वही तरतीब में लिख देना है कि r रिक्वायर्ड 3 कंसेक्टिव नंबर्स, तो ये हमारे पास कंसेक्टिव 3 नंबर्स बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है दी थर्ड टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, थर्ड टर्म को आपको पता है a3 के जाहिर करते हैं, इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म। देखें थर्ड टर्म जो है वो स्क्वायर है फर्स्ट टर्म का, मतलब a3 जो है a1 का स्क्वायर है, यही बात लिख रहे हैं कि थर्ड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब a3 इज जहाँ आज उसका मतलब होता है इक्वल, दी स्क्वायर मतलब पावर 2 लेनी है और फर्स्ट टर्म मतलब a1 की, ठीक है। इफ़ दी सेकेंड टर्म इज़ 9 और a2 सेकेंड टर्म मतलब कि a2 जो है वो आपके पास 9 हो, देन फाइंड दी 6 टर्म, तो आपने a6 जो है वो फाइंड कर देना है, ठीक है। तो ये हमने सारा ऊपर से देख के लिखा। अब a3 का फार्मूला लगाएं, वो आपके पास होता है a1 r का स्क्वायर, ठीक है। a3 है तो a1 और r पावर 3 में से एक काम करके आपके पास 2 आ जाएगा, ये वाला काम करके an = a1 r पावर n - 1, तो a3 की जगह हमने उसका फार्मूला खोल दिया और a1 आपके पास ऐसे ही
अब a1 से a1 कैंसिल होगा तो आपके पास जो है आर स्केयर जो है a1 के, यहाँ a1 एक है, यहाँ 2 है, तो एक कैंसिल हुआ है तो a1 आपके पास बन जाएगा। तो आर स्केयर इज इक्वल टू a1, मतलब a1 का आंसर आपके पास आर स्केयर आ गया। फिर उसने हमें दिया हुआ था a2 इज इक्वल टू 9, इसका भी फार्मूला a2 का लगाए, a1 आर, यहाँ 2 है तो 2 में से एक काम करके यहाँ 1 आर की पावर 1 आनी है इक्वल टू 9। अब देखें a1 का हमने आंसर निकाला हुआ है आर स्केयर, तो इस a1 की जगह मैंने जो है वो आर स्केयर पुट कर देना है, ठीक है। a1 की जगह मैंने आर स्केयर पुट किया, ये आर वैसे ही इज इक्वल टू 9, यहाँ आर पावर 3 इज इक्वल टू 9। अब देखें इस 3 को खत्म करना है तो 1/3 पावर लेनी पड़ेगी दोनों साइडों पे, तो यहाँ भी मैंने 1/3 ले ली, ये इससे कैंसिल, तो आर इज इक्वल टू, अब देखें 9 पावर 1/3 आपके पास आ गया। यहाँ आपने यहाँ इसको अरेंज करके पहले लिख लीजिएगा, a1 इज इक्वल टू आर स्केयर, a1 का भी आंसर आ गया यहाँ और r का भी आंसर आ गया। तो 6 टर्म आप फाइंड करना कोई मुश्किल काम ही नहीं है। a6 का फार्मूला लिखें, a1 r पावर 5, a1 हमने ऊपर निकाला आर स्केयर के बराबर आया था, ठीक है। a1 जो है यहाँ आर स्केयर के बराबर आपके पास आया था, और जो है आर पावर 5 जो है वो हमारे पास आई थी 9 पावर 1/3, लेकिन मैंने इसको ना थोड़ा सा पहले तरतीब में लिख लिया, लिखा मैंने वही है। ये मैंने क्या किया, आर पावर 5 थी ना तो आर अलहदा कर लिया और आर पावर 4 अलहदा कर ली। क्यों मैंने इसको अलहदा किया, क्योंकि मुझे पता है a1 आर का आंसर मेरे पास 9 है तो वो मैं पुट कर लूँगी। तो मैंने जो है अभी वैल्यूज़ यहाँ डायरेक्ट यहाँ नहीं पुट की, पहले यहाँ से आर अलहदा किया, इसकी जगह अब हमने जो है वो 9 पुट कर दिया और आर हमने 9 पावर 1/3 पुट किया हुआ तो वो हमने लिख दिया, ठीक है। अगर आप यहाँ a1 की जगह जो है आर स्केयर पुट कर देंगे तो वो फिर मसला आपके पास हो जाना है, ठीक है। तो इसको अलहदा और आर पावर 4 का अलहदा हमने कर लिया। अब इनकी जगह जो हमने जब वैल्यूज़ पुट की तो ये देखें आपके पास है 9 पावर, यहाँ समझे कि 1 है और ये 4 1s आर 4/3 है इसकी पावर, तो बेसिस सेम हो पावर से ऐड होना था, तो 9 की पावर 1 और ये जो होल पावर बन रही थी 4/3, ये दोनों ऐड हो गई हैं। फिर आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके 7/3 बन रहा है। पीछे उसने आंसर ये लिखा उसने थोड़ा सा उसको एक्सपेंड किया, तो मैंने क्या किया कि 7/3 को तोड़ लिया है, 7/3 को 2 + 1/3 मैंने लिख लिया है, ठीक है। 2 + 1/3 लिखा है क्योंकि मुझे पता है इसका एलसीएम लेंगे तो 3 2s आर 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7/3 आपका बन जाना है। तो फिर नेक्स्ट मैंने 9 पावर 2 अलहदा कर ली और 9 के साथ 1/3 अलहदा कर लिया। 9 पावर 2 लेंगे 81 और 1/3 को आपको पता है ना √3 लिख सकते हैं, तो 9 पावर √3 आपने अलहदा लिख दी। तो यही आपके पास जो है आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। इसी क्वेश्चन को अगर आपने और भी आसान तरीके से करना है, इस तरह से मुश्किल में नहीं जाना, तो इसका एक और तरीका आप लोग देख लें। आप लोग क्या करें कि a6 का हमने फार्मूला लिखा, हमारे पास a1 r पावर 5 है, ठीक है। अब a1 आपने ऊपर निकाला हुआ था आर स्केयर, तो मैंने क्या किया कि इसकी जगह जो है यहाँ आर स्केयर और यहाँ पहले r पावर 5 थी तो यहाँ से r पावर 7 आपकी बन जाएगी, ठीक है। ये काम कर लिया। अब r का आपके पास आंसर 9 पावर 1/3 है, तो r की जगह बस मैंने वो आंसर 9 की पावर 1/3 और इसका पहले से पावर क्या आती 7, तो देखें 9 की पावर आपके पास 7/3 बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास डायरेक्ट ये वाला काम बन जाता है। अब इसके बाद आपने ये वाले 2-3 स्टेप्स कर लेने हैं, तो आपकी अपनी मर्जी इस तरह से करना है, यहाँ तक कर के उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेने, तो यही आप पैटर्न फॉलो कर लें, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 10। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि अगर 1/a 1/b और 1/c आर इन GP हों तो शो दैट देयर कॉमन रेशो मतलब कि d जो आपके पास, यहाँ d नहीं निकालते r निकालते, जो आपके पास r है दोनों से वो आपके पास ये r है। तो पहले तो हम लोग जो है इनके 2 r निकालते हैं और फिर उनसे हम लोग एक फाइनल अपना जो है आंसर निकाल लेंगे। तो मैंने कहा एज 1/a 1/b 1/c आर इन GP, देन अगर हम लोग क्या करते हैं दूसरी को पहली पे तकसीम करते हैं जो आंसर आएगा और तीसरी को दूसरी पे तकसीम करते हैं वो जो आंसर्स आए हैं, उन आंसर से आपने ये रिजल्ट निकालना है। तो मेरे पास जब मैंने 1/b को 1/a पे किया तो जाहिर है कि इसको आप करोगे तो इसको हल करने का क्या तरीका होता है, दोनों बटे में 1/b और नीचे वाली जो है बटे से जब ऊपर जाएगी तो वो उलट हो जाती है, तो a/1 हो जाएगा। तो a को 1 से करेंगे तो a आएगा और b को 1 से करेंगे तो a/b बन जाएगा। इसी तरह ये b ऊपर आ जाएगा और c नीचे आ जाएगा, b/c यहाँ से बन जाएगा। अब इन दोनों से ये जो आपके पास रेशियोज आई है ना, रेशियो कहते हैं डिवाइड को, इनसे जो रेशियोज आई हैं वहाँ से आपने ये आंसर निकालना है। तो कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई करके इसको और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब एक r का आंसर आया ये वाला और एक r का आंसर ये आया, तो आपने कहना मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 और 2। अब जाहिर लेफ्ट साइड पे दोनों के r हैं तो r आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a/b और b/c आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ से आपके पास r स्केयर बनेगा। क्यों मैंने ये r भी लिए, मैं इनको बराबर भी तो रख सकती थी ना, मैंने क्यों मल्टीप्लाई करवाया, क्योंकि मुझे अंडर रूट भी चाहिए। तो अंडर रूट जब कब
आता है जब पावर 2 हो, तो इनको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आपके पास पावर 2 बन जानी है। यहाँ ऊपर ए बी और नीचे बी सी आपका आ रहा है, ठीक है। ये बी से कैंसिल कर रहे तो ए ओवर सी आपके पास आ जाएगा। तो आपने अंडर रूट दोनों साइडों पे लेने हैं, ये स्केयर रूट से खत्म होगा तो आर, और यहाँ आपके पास जाहिर है दोनों साइडों पे जब आप अंडर रूट लेते हो तो प्लस माइनस आता है ए ओवर सी। तो देखिए कॉमन रेशियो मतलब आर जो है आपके पास, आर आपके पास रेशियो होती है दो चीज़ों को डिवाइड करके आप लोग लेके आते हो, तो वो आपके पास अंडर रूट ए ओवर सी आ रही है। तो यही हमने शो करना है, तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट हम तो करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 12। कहते हैं इफ़ द नंबर्स 1, 4 एंड 3 आर सब्ट्रैक्टेड फ्राम 3 कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ एन AP। 3 टर्म्स, अच्छा ये देखिए AP में और GP में हमने लेने सीख लिए हुए हैं। मैंने अभी आप लोगों को पीछे एक क्वेश्चन करवाया था, अगर मैं आपको दिखाऊं, देखें मैंने कहा था AP में कैसे लेते हैं, A - D A + D, उसने अब हमें AP में दिया हुआ तो फिर हम यही 3 नंबर लेंगे। और अगर GP में क्वेश्चन नंबर 9 में सीखा था हमने, तो ये आप इस तरीके से लेते हो, ठीक है। तो हमने AP में लेने हैं तो फिर हम A - D A और A + D ले लेंगे। कहते हैं द रिजल्टिंग नंबर्स, उससे जो रिजल्ट आएगा, किससे रिजल्ट आएगा, 3 नंबर्स तो आपने 3 कंसेक्टिव नंबर्स ले लिए, लेकिन पीछे वो बता रहा है कि इफ़ द नंबर्स 1, 4, 3 आर सब्ट्रैक्टेड फ्राम 3 कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ एन AP। मैं पहले आपको ये बात समझाता हूँ। देखें हमने AP में 3 कंसेक्टिव नंबर्स ले लिए, अब उसने हमें बताया हुआ था एक नंबर उसने हमें 1, 4 और 3 दिया, उसको कहते हैं सब्ट्रैक्ट करना है आपने इनमें से। तो A - D में से पहला नंबर माइनस करें -1, A में से दूसरा नंबर माइनस कर दें, A - 4 बन जाएगा, और जो तीसरी आपके पास A + D है इसमें से 3 को माइनस कर लें। तो कहते हैं रिजल्ट जो आपके पास इनसे बनेगा ना माइनस करके, वो आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। अब आपको बात की समझ आई होगी कि ये 3 नंबर्स हैं हमारे पास, और 3 कंसेक्टिव टर्म्स में से इन तीनों नंबर्स को आपने माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा ना, द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन GP, तो वो आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगी, ठीक है। कहते हैं फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स, आपने ओरिजिनल ही बताने हैं, आपने ये रिजल्टिंग जो रिजल्ट बनाया ना इनको माइनस करके वो वाले नहीं बनाने, आपने जो 3 कंसेक्टिव नंबर्स ही लिए हैं उन्हीं को आपने निकाल के देना है। इफ़ देयर सम इज 21, अगर इनका सम जो है वो 21 आए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये तीनों नंबर्स ही फाइंड करने हैं, लेकिन ये जो कंडीशन रिजल्टिंग वाली थी इसका भी कोई ना कोई हमने यूज़ तो करना है ना। तो सबसे पहले तो आपने स्टार्ट किया कि 3 कंसेक्टिव नंबर्स ये हैं, फिर गिवन कंडीशन थी कि इन 3 नंबर्स में से ये जो मैं आपको नंबर्स दे रहा है इनको आप सब्ट्रैक्ट कर लें, तो सब्ट्रैक्ट करने से जो आंसर आएगा वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा, वो हमने लिख दिया R इन GP। और फिर उसने कहा है कि आपके पास जो सम है, अब सम किसका है ये भी चीज़ नोट करने वाली है। उसने कहा फाइंड दी ओरिजिनल नंबर, आपने ओरिजिनल नंबर मतलब A - D A और A + D ही निकाल के देने हैं। इफ़ देयर किनके, इन ओरिजिनल नंबर के सम जो है आपके पास 21 के बराबर हो, तो मतलब जो आपके पास ओरिजिनल वाले नंबर है A - D A + D, ये वाले ओरिजिनल वाले हैं और ये रिजल्टिंग नंबर्स हैं। तो उसने क्या ओरिजिनल नंबर्स का सम जो है 21 हो। अब देखिए ओरिजिनल में ये कटिंग करेंगे, D के साथ काट जाएगा, यहाँ 3 = 21, 3 साइड में मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, इनकी कटिंग करेंगे तो आपके पास A का आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपने A निकालना है, अब A तो आपने निकाल दिया, अब आपको D या R की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो उसने हमें किस तरह से घुमाया था, उसने कहा था कि ये नंबर जो हैं ये अरिथमेटिक मीन में, उनका रिजल्ट ज्योमेट्रिक मीन में है। तो ये वाले जो रिजल्टिंग नंबर है यहाँ से हम लोग अब R निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये GP है तो GP से R आता है। हमने कहा सो रिजल्टिंग नंबर्स R, अब देखें A की जगह आपने अब 7 पुट कर देना, तो यहाँ 7 पुट करोगे तो 7 - 1 आपको क्या देगा, 6 - D, यहाँ पहला नंबर बन जाएगा 6 - D। फिर A की जगह दोबारा जब 7 पुट करोगे 7 - 4 आपका दूसरा नंबर 3 बन जाएगा। फिर ये एक जो आपने 7 लिया 7 यहाँ पुट करोगे तो 7 - 3 आपके पास 4 + D आपके पास। तो रिजल्टिंग नंबर हमारे पास ये बन गए, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में थे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो हर अगले नंबर को पिछले नंबर पर डिवाइड करना पड़ेगा। 3 को 6 - D से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 4 + D को 3 पे डिवाइड करेंगे तो फिर भी 8 आ जाएगा। अब आप ये नहीं सोचने बैठ जाएंगे कि ये आंसर्स तो बराबर नहीं है, अभी D की जगह कोई ना कोई वैल्यू लगाओगे तो फिर बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें D का पता ही नहीं कि क्या है, ठीक है। तो आपके पास देखें ना, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ हम लोग अगर 12 पुट करते हैं, यहाँ हम लोग कोई कुछ ना कुछ नंबर होगा जिनको पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर सेम आएंगे, ठीक है। अच्छा देखिए दोनों 8 आ गए। अब इनकी अगर हम लोग कहें कि लेफ्ट साइड बराबर है तो जाहिर है राइट साइड भी बराबर होगी, 3 - 6 D बराबर आ जाएगा, 4 +
डी डिवाइड बाई 3 के, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3 के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा 9 बन जाएगा, 6 माइनस डी 4 प्लस डी से मल्टीप्लाई होगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके डी वाली टर्म्स को आपस में 6 में से 4 निकालें तो 2d बन जाएगा। अब आप इनको तरतीब से लिखना है, सबसे पहले डी स्केयर वाली टर्म यहाँ माइनस लिखा हुआ तो इसको उठा के साइड पर ले आओ, प्लस की डी स्केयर हो जाएगी। फिर ये भी उठा के दूसरी साइड पर लेके जाओ -2d, 24 को भी उठा के दूसरी साइड पर लेके जाओगे तो 9 माइनस 24 आपको -15 देगा। इनके जोड़े बनाए 15 5 3 15 होता है। फिर इनको कॉमन लें, कॉमन लेने के बाद डी माइनस जो है आपका एक और स्टेप जाएगा, डी -5 कॉमन लेंगे, डी +3 आएगा। यहाँ से आपके पास डी के 2 आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। उसने कहा था ओरिजिनल वाले नंबर्स फाइंड करो। देखें ए तो हमारे पास एक ही आया है, ए हमने पीछे निकाला है, हमारे पास 7 आया था, ठीक है। अगर आपको याद हो, अगर मैं आपको दिखा भी दूँ तो ए हमने निकाल लिया, हमारे पास 7 आया था। ए तो चलें एक दफ़ा आया, आपके पास 7 आया, लेकिन डी के 2 आंसर्स आए हैं। तो आपने ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3 नंबर लेट किए थे, आपने डी की जगह ए तो आप दोनों केसेस में 5 रखोगे, लेकिन एक दफ़ा डी की जगह 5 रख लोगे, एक दफ़ा डी की जगह -3 रख लोगे। तो देखिए ए आपके पास 7 और डी की जगह मैंने 5 रखा, ये ए की जगह 7 ही आ गया और इन दोनों की जगह भी वैल्यूज पुट की। 7 - 5 करेंगे 2, ये पहले 7 और 7 + 5 करेंगे 12, तो 2 7 12 आपके पास पहला आंसर आएगा जब डी की जगह 5 रखोगे। अब डी की वैल्यू आपने चेंज करके -3 रखनी है। तो देखें ए तो आपके पास 7 देगा, देखें ये तीनों ए स्टार्ट में लिखे हुए, 7 7 मैंने स्टार्ट में लिख दिया। फिर माइनस का साइन है, डी भी माइनस के साइन के साथ, तो माइनस प्लस का 3, तो आप इनको ऐड करेंगे 10 बन जाएगा। इसी तरह इनको करेंगे तो 4, तो 10 7 4 आपके पास जो है अगला नंबर बन जाएगा। दोनों में चेंजिंग है, ठीक है। या तो आपके पास डी जो है 2 7 12 आपके पास जो है 3 नंबर्स बनेंगे, या 10 7 4 आपके पास जो है 3 नंबर्स बनेंगे, ठीक है। अब बच्चे सोचते होंगे ये जो नंबर्स निकालते हैं इनका फ़ायदा ये इसकी क्या चीज़ शो करते हैं। देखिए ना, ये यही जो आपने रिजल्ट निकालना होता है ना, उसने हमें कहा था कि फाइंड दी ओरिजिनल नंबर इफ़ देयर सम इज़ 21। आपने ओरिजिनल नंबर्स बताने हैं जिनको सम करें तो आपके पास 21 बने। अब हमारे पास जो है 2 नंबर्स आए हैं, अगर आप लोग देखें ना, एक ये है एक ये है। 2 में 7 ऐड करेंगे 9, 9 में जो है 12 ऐड करेंगे 21, तो 21 बन रहा है कि नहीं बन रहा है जो उसने कहा था। अब जो है अगर आप 10 में 4 ऐड करते हैं या 10 में 7 ऐड करते हैं तो 17 बनता है, 17 में 4 जमा करें तो 21। तो ये कंसेक्टिव नंबर्स हैं जिनको जमा करें तो आपके पास 21 बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 13 है, कहता है इफ़ 3 कंसेक्टिव नंबर्स इन AP आर इंक्रीज्ड। पीछे कह रहा था सब्ट्रैक्ट करने हैं, अब इंक्रीज मतलब बढ़ाने हैं, मतलब प्लस अब आपने करने हैं, बाय 1 4 15 रिस्पेक्टिवली द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन GP। पीछे वाली स्टेटमेंट है, जो 3 नंबर थे वो अरिथमेटिक मीन में थे, तो A - D A + D 3 नंबर हमने पूरे ही चैप्टर में अभी तक जो है यही लिए हैं, आर इन EP हैं, AP में है, ठीक है। अब इनको इंक्रीज करना है, मतलब इन्हें प्लस करना है, तो पहले वाले में 1 ऐड कर लें, अगले वाले में 4, उससे अगले वाले में 15। इसमें हमने 1 ऐड किया तो ये नंबर बन गया, इसमें हमने 4 ऐड किया ये बन गया, इसमें 15 ऐड किया। पहले वाला वो कह रहा था ओरिजिनल वाले AP में और जो रिजल्टिंग वाले वो GP में है, ठीक है। तो कहता है कि फाइंड द ओरिजिनल नंबर इफ़ द सम इज़ 6। अब आपने ओरिजिनल नंबर फिर यही नंबर्स निकालने, सेम पीछे वाला क्वेश्चन, पीछे वाले में कह रहा था 21 आंसर आना चाहिए, तो ये जो आए थे इनसे 21 ही आ रहा था। अब वाले में कह रहे हैं 6 आएगा, तो वही पीछे वाला तरीका हम लोग सारे का सारे लगा देंगे, ठीक है। तो हमें उसने कहा कि सम ओरिजिनल नंबर्स का मतलब इन तीनों नंबर्स को प्लस करें तो 6 आएगा। अब फिर डी से डी कैंसिल आपका होगा, 3A = 6, यहाँ से एक आंसर आपके पास 2 आ जाएगा। अब ए अभी आपके पास है, अभी आपके पास आर नहीं आया, हमने यहाँ से जो है ए निकाला था, जो उससे कंडीशन दी हुई थी कि सम = 6, और जो ये वाली चीज़ थी यहाँ से हमने आर निकालने की कोशिश की थी। अब हमने आगे वही लिखना है कि पहले तो ए की जगह इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे, रिजल्टिंग नंबर बना लेंगे। एक 2 है तो यहाँ 2 पुट करेंगे, तो 2 + 1 3 - D एक नंबर बन जाएगा। फिर यहाँ आपके पास 2 पुट करेंगे तो 6, ये वाला नंबर टोटल 6 बन जाएगा। यहाँ भी 2 पुट करेंगे तो आपके पास 17 + D। तो रिजल्टिंग नंबर से पहले हम लोग लिखेंगे ना कि हमारे पास 100 रिजल्टिंग नंबर्स हमारे पास ये बन गए हुए हैं। या ये आपके पास किस में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो आपने आर निकालना है, तो 6 को 3 - D से डिवाइड करेंगे, एक आर आ जाएगा, और अगर तीसरे नंबर को दूसरे पे डिवाइड करेंगे एक आर आ जाएगा। फिर इनको भी आपने बराबर रखना है, ठीक है। आपने बस लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको 2 का नाम देके इनको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 6 को 6 से करोगे 36, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे ये वाली चीज़ बन जाएगी, हल करोगे। उसके बाद ये सारी टर्म्स उठा के साइड पे लेके जाओगे, ये चीज़ बन जाएगी। फिर 15 का जोड़ा आपने 15 का एक के साथ जोड़ा बनाना है, और यहाँ से भी आपने डी के 2 आंसर्स निकाल लेने हैं, ठीक है। जोड़े बनाने आपको आते हैं। फिर आपके पास ए का तो चले एक फिक्स हमारे पास आंसर आ गया, लेकिन
डी के हमारे पास 2 आ रहे, ए का पीछे हमारे पास आंसर आया था 2, तो आपने ए इज इक्वल टू 2 एंड ए इज इक्वल टू 2 और यहाँ भी एंड ए इज इक्वल टू 2, तो दोनों के लिए आपने चेक कर देना है। तो 17 2 और -13 नंबर हो सकता है, या आपके पास कौन कौन सा हो सकता है 1 2 3 आपके पास नंबर्स हो सकते हैं। उसने कहा था ऐसे आप नंबर्स बताएं जिनको आप लोग सम करें तो आपके पास 6 के बराबर आए। तो देखिए इनको प्लस करते हैं, कैलकुलेटर पे आता है, हमारे पास है 17 + 2 -13, तो इससे 6 आपके पास, अच्छा -13 लिखना था, मैंने प्लस का 13 लिखा है, तो इसको तो पहले रेज करते हैं -30, तो आपके पास 6 आंसर आ रहा है। दूसरा नंबर मेरे पास 1 2 3 आया, तो 1 में 2 ऐड करें, 3 में 3 ऐड करें, तो आपके पास 6 ही आएगा। तो आई होप कि आपको इसकी भी समझ आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इफ पीथ एंड क्यूथ टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर क्यू एंड पी, मतलब पीथ का आंसर दे रहा है क्यू, तो मतलब ए पी का आंसर क्यू आ गया। पीथ टर्म जैसे nth टर्म के लिए ए एन लिखते हैं, पीथ टर्म के लिए ए पी लिखेंगे, उसका आंसर कहता है क्यू है, ठीक है। और क्यूथ टर्म को ए क्यू लिखेंगे, उसका आंसर क्या दे रहा है, पी दे रहा है। तो कहता है आपने क्या करना है, आपने शो दैट करना है कि पी प्लस क्यूथ, मतलब ये पीथ और क्यूथ टर्म को दोनों को प्लस करें तो उसका आंसर आपके पास ये वाला आना चाहिए। तो करते हैं हम लोग, देखिए पीथ टर्म अगर आप लिखेंगे तो जैसे nth टर्म के लिए a1 r पावर n - 1 लिखते हैं, इस तरह पी टर्म के लिए a1 r पावर p - 1, इस तरह क्यू टर्म के लिए आपने वो लिख देना है, ठीक है। इसको खोल के ये चीज़ लिखी और इसको खोल के आपने ये वाली चीज़ लिखी। अब देखें आपने क्या करना है कि इस साइड पे जो है, इस साइड पे P है और इस साइड पे Q है, इस साइड पे Q है और इस साइड पे P, हमने P + Q करना है। तो यहाँ आप पावर P ले लें इस साइड पे और इस साइड पे आप Q पावर ले लें, ठीक है। तो देखिए P पावर लेंगे तो इसकी पावर P ऊपर मैंने P लिख दी और Q की पावर P लिख दी। इसको पहले थोड़ा सा हल कर लेते हैं। अब पावर P जो है अलग-अलग कर दें, A1 की पावर P बन जाएगी और R की पावर, अब P इस ज़ाहिर ये दो पावर्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, P से होगा P का स्क्वायर और 1 P से होगा तो P आ जाएगा। तो ये आपने इक्वेशन नंबर 1 बना देनी है। इस साइड पे आपने क्यूथ पावर ली थी, A1 की Q पावर अलहदा कर दें और R पावर एक Q - 1 और एक आपने ये Q लेनी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लें, Q को Q के साथ करें Q स्क्वायर और 1 को Q करेंगे तो Q = P पावर Q। अब आपने ये बना लिया हुआ है, ठीक है। बनाने के बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करने से भी आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्यों डिवाइड क्यों करना है, देखें यहाँ आपके पास डिवाइडेड बाय में P - Q है, तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पावर प्लस हो जाएंगी। हमने तो पढ़ा हुआ है कि A पावर M और नीचे A पावर N हो, तो जब उनको कंबाइन कर दो तो M - N बन जाती है, तो आपने इनको माइनस में लेके आना, तो इनको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऊपर आपने ये वाली सारी टर्म ऊपर लिखी, इसको डिवाइड कर दें, ये टर्म नीचे लिख के, ठीक है। अब इनकी कटिंग अगर होती है तो कर दें, नहीं होती तो रहने दें, कटिंग इनकी नहीं होती क्योंकि A1 पावर P और A1 पावर Q है। तो यही फार्मूला लिखें, आपके पास दोनों जो है क्या लिखेंगे, एक दफ़ा A लिख लेंगे, मतलब ये A1 है तो एक दफ़ा A1 लिखा, पावर ऊपर P है और ये जो Q जब ऊपर जाएगी तो -Q बन जाएगी। इसी तरह R के साथ करें, P² - P आपका ऐसे ही, ये दोनों ऊपर जाएंगी तो इनके माइनस के साथ मल्टीप्लाई होंगे, मतलब इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये -Q² बन जाएगा, ये +Q बनेगा। ये ना कि आप इसका साइन चेंज कर दें, इसका करें, दोनों की करने हैं, -Q², ये प्लस का Q। इसी तरह ये Q पावर जो है आपके पास क्या है P और ये डिवाइडेड बाय P पावर Q आपके पास, ठीक है। अच्छा ये देखें, अगर आप नोट करें आपकी अपनी बुक पे, तो उसने कहा हुआ था कि ये दरमियान में डिवाइड का साइन आए, ठीक है। तो यहाँ भी जो है आप, मैंने गलती से प्लस का लगाया, ये आपका डिवाइड का साइन है, ठीक है। इसको चेंज कर दीजिएगा, इसीलिए हम लोग डिवाइड भी इसको कर रहे हैं। तो मैंने इसको भी जैसे आपने ये वाला काम किया है वैसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ A1 नीचे ऊपर सेम था, यहाँ Q1 ऊपर और नीचे P है, तो ये हम सेम लिख सकते हैं। मैंने बस इसको डिवाइड बाय में लिखा और हमने लास्ट तक अब ऐसे ही लिखते जाना है इसको, ठीक है। इस साइड पे काम करने लगे हैं। अब देखिए आपने क्या करना है, ये आपने वैसे रहने देना, स्क्वायर्स वाली को ना एक ब्रैकेट में लिख लेना और सादी जो दोनों है ना इसमें से माइनस कॉमन ले लेना। माइनस कॉमन लेने के मैंने आपको बार बार बताया कि जो जब आप माइनस बाहर निकाल लेते हो तो अंदर माइनस वाली प्लस की और प्लस वाली माइनस की बन जाती है। जैसे ये माइनस की थी तो अंदर प्लस की बन गई, ये प्लस वाली थी ये माइनस की बन गई, ठीक है। आपने बस ये काम करना है, इसी पे काम करना है। नेक्स्ट फिर आपने ये भी ऐसे रहने देना, ये भी ऐसे रहने देना, इस पे काम करना है। अब A² - B² वाला हमें फार्मूला आता है, तो इसको कैसे खोलेंगे, P + Q और ये वाला आपने वैसे रहने देना। उससे अगले स्टेप में देखें ये वाली चीज़ दोनों में है, ये दो रकम में है ना, एक रकम ये और एक रकम ये, तो ये आपने बाहर निकाल लिया। तो जब ये बाहर निकाल लो अंदर P + Q और ये सारे के सारा बाहर चला गया तो -1 आपका रह गया, ठीक है। और ये चीज़ आपकी एज इट इज़ आएगी, ठीक है। अब देखें यहाँ दो चीज़ें हैं, दोनों की पावरें P - Q है, तो P - Q आप बाहर निकाल लें, तो अंदर फिर A1 R पावर P + Q - 1, मतलब जाहिर आप ये वाली चीज़ जब यहाँ से ख़त्म कर दोगे, बाहर निकाल दोगे, तो यहाँ A1 और यहाँ R पावर ये वाली बन जाएगी आपके पास। कैसे आपने निकालनी है, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है
कि ये p माइनस क्यू को ख़त्म करना है किसी तरीके से। तो जैसे हम लोग 3 को ख़त्म करने के लिए 1/3 लेते हैं, ऐसे p माइनस क्यू को ख़त्म करने के लिए आपने 1/p माइनस क्यू दोनों साइडों पे ले लेना। ज़ाहिर है यहाँ p माइनस क्यू पहले लिखा हुआ तो उसकी पावर फिर आपने 1/p माइनस क्यू लिखी है, तो ये कटिंग हो जाएगी, ठीक है। और इसकी भी पावर आपने 1/p माइनस क्यू लिख दी। अब देखें आपके पास जो उसने चीज़ लिखी हुई थी वही हमारे पास आ गई। उसने कहा था p प्लस क्यूथ टर्म। अब इसको भी आपने थोड़ा सा लिखना है। जैसे आप लिखते हो ना an इज इक्वल टू a1 r पावर n माइनस 1, तो अगर आपके पास देखें n माइनस वन तो लिखा हुआ है, तो ये p प्लस क्यू लिखा हुआ है, तो n जो है आपके पास ये p प्लस क्यू है, तो आपने लिखना है ये हमारे पास a p प्लस क्यू जो है वो आपके पास इसके बराबर आ गया। तो यही चीज़ उसने पूछी हुई थी कि आपने क्या बताना है कि शो दैट p प्लस क्यूथ टर्म जो है q पावर p डिवाइड p पावर q की पावर 1/p माइनस क्यू, जो कि हमारे पास ये आ गया हुआ है। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या कहता है इफ़ a टू a प्लस 2, इस तरह से हमें जो है एक सीक्वेंस दी हुई है जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। कहते हैं देन फाइंड द फिफ्थ टर्म, आपने फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमें ये दिया हुआ है, हम आराम से जो है हम कहेंगे आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, पहली टर्म को हम लोग a1 कहते हैं और आर कैसे निकालते हैं, दूसरी टर्म को पहली पे तकसीम करके। तो देखिए 2a प्लस 2 को a पे डिवाइड किया, नेक्स्ट मैंने 2 वैसे कॉमन भी ले लिया हुआ और हमने बतानी थी पाँचवीं टर्म। तो a5 का फार्मूला लिखिए a1 r पावर 4। a1 आपके पास किसके बराबर है, a के, और r आपके पास जो है ये वाली टर्म है तो इसकी पावर 4। नेक्स्ट आपने जो है पावर 4 जो है अलहदा कर दी, 2 के साथ आपने 4 पावर अलहदा कर दी, इसके साथ अलहदा कर दी, नीचे वाले के साथ आपने अलहदा कर दी। अब आपने कटिंग करनी है, तो देखें 2 पावर 4 आपका 16, नीचे आपका a3 बचेगा और a प्लस 1 की पावर आपके पास 4, तो ये a5 आपके पास आ गया। चाहिए तो था कि यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता, लेकिन पीछे उसने आंसर जो लिखे हैं ना उसमें उसने ए को भी ख़त्म किया। अब किसी तरीके से हम लोग ए फाइंड करेंगे, उसके लिए आपने क्या करना है, अगेन यही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ले लेनी है। अगेन टेकिंग आपने यही चीज़ ली, अब यहाँ से आपने 2 आर निकालनी है, तो आपको पता है कैसे निकालना है, दूसरी को पहली पे तकसीम करके और तीसरी को दूसरी पे काट के, ठीक है। अब दोनों आर जो है इनकी मतलब अगर आपकी लेफ्ट साइड बराबर है तो इनकी राइट साइड भी बराबर होंगी, तो ये वाली टर्म इस टर्म के बराबर आ जाएगी, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब ये है कि हर अगली में से पिछली को करें, जितने भी आर निकाले वो उनके आंसर सेम होने चाहिए। तो ये दोनों आंसर्स को हमने सेम रखा है। आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अब मल्टीप्लाई कर दें, 2a को पहले इसके साथ करें फिर 2 को इसके साथ करें, ये बन जाएगा, फिर a को इस सारी टर्म के साथ करें तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट आपने ये दोनों टर्म्स उठा के दूसरी साइड पे ले जाने, तो दोनों माइनस की हो जाएंगे। अब 4a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, 8a माइनस 3a आप करेंगे 5a और 4 आपके पास ऐसे ही। अब 4 1 4 4 का a के साथ जोड़ा बनाएंगे तो 5 बन जाएगा, जोड़े बनाए आपके पास a प्लस 4 a प्लस 1 बनेगा, इनको इक्वल टू 0 रखा तो a के आपके पास 2 आंसर्स आ जाएंगे। अब एक 2 आपके पास आंसर्स आ गए हुए हैं, ठीक है। इन आंसर्स को आपने अब कहाँ पुट करना है, यहाँ पुट कर लेना है, ठीक है, इस वाली में पुट कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ भी पुट करके कर सकते हैं, लेकिन ये कि बेस्ट है आप पहले ये इसको बना लें। तो मैंने ए की जगह जो उनके आंसर जब पुट किए तो मेरे पास एक ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनी और दूसरी ये वाली बनी, ठीक है। लेकिन देखें ये आपके पास हर आर अगर आप लोग निकालोगे यहाँ से ना, आपने ये वाला काम ज़रूर करना है। -6 को 4 पे डिवाइड करोगे तो 3/2 आना है, 9 को 6 पे करोगे 3/2 आना है, लेकिन 0 को 1 पे करोगे तो 0 आएगा, लेकिन 0 को 0 पे करें तो हमारे पास कोई आंसर नहीं आता। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं, आपने ये वाला ए जो है इग्नोर कर देना है, लिखना है लेकिन इस तरह बता देना है, ठीक है। आपने सिर्फ a इक्वल टू -4 वाला आंसर आपने लेना है और उसको आपने जो है a फिफ्थ ये जो हमने बनाई थी ना, ये जो हमारे पास आंसर इसकी इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, यहाँ a की जगह बस आपने अब ये वाला जो आपका a का आंसर बचा है ना -4 वो पुट कर देना। यहाँ भी पुट किया, यहाँ भी पुट किया। 16 आपके पास ऐसे -4 की पावर 3 लेंगे 64, यहाँ से -3 आएगा और -3 की पावर 4, ठीक है। -3 की पावर 4 लेंगे, देखिए 16 1 जार 16, 16 4 जार 64 तो 1/4, 3 पावर 4 लेंगे 81, 81/4 आपका रिक्वायर्ड आंसर जो उसने पीछे लिखा हुआ है a के बगैर। आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी। एक्सरसाइज की समझ आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिजिक्स के जो है न्यूमेरिकल जो है फर्स्ट ईयर के पहले 3 चैप्टर्स के जो है अपलोड हो गए हुए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम लोग जो है मैं स्पीडली करने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोग फिजिक्स की भी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।